प्रश्न 5 का पहला, यदि किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो प्रश्न 5 का पहला, तो प्रश्न 5 का पहला में कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे पहले, माना कि वर्ग की प्रारंभिक भुजा बराबर x सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कोई जरूरी नहीं है कि मान लें, ठीक है, बस x लिख देंगे। माना कि वर्ग की प्रारंभिक भुजा क्या है, x है, ठीक है। तो वर्ग की प्रारंभिक भुजा यानी वर्ग की भुजा को 4 गुना करने से पहले भुजा की लंबाई कितना थी, x, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का भुजा का वर्ग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग तो वर्ग की प्रारंभिक भुजा को x मान लेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। तो यानी भुजा कितना मान है, x, तो x का वर्ग हो गया। अब लिखेंगे बाद में वर्ग तो बाद में वर्ग की भुजा बराबर, तो कितना गुना कह रहा है, 4 गुनी। तो भुजा को हम x माने थे, तो बाद में वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा, 4 गुनी यानी 4x, ठीक है। तो पहले वर्ग की भुजा था x, बाद में हो गया 4 गुनी यानी 4x। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अतः क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा कितना है, 4x, यानी 4x का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 और x का वर्ग x स्क्वायर। तो बराबर इसको हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर किसका आया था, क्षेत्रफल, तो वर्ग की प्रारंभिक क्षेत्रफल, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं वर्ग की प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो लिख देंगे बराबर 16 गुना वर्ग का प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो यानी 16 गुना बढ़ जाएगा, देखिए 16 गुना वर्ग का प्रारंभिक क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग का प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना आया है, एक्स स्क्वायर, और भुजा को 4 गुना करने पे क्षेत्रफल कितना आ गया, 16 गुना। देखिए 16 एक्स स्क्वायर यानी 16 गुना ज़्यादा हो जाएगा क्षेत्रफल। अगर वर्ग की भुजा को 4 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, 16 गुना। देखिए 16 गुना वर्ग का प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल 16 गुना हो
हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 16 गुना हो जाएगा। तो वर्ग की प्रारंभिक भुजा को x मान लेना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा x वर्ग, x का वर्ग। तो बाद में वर्ग की भुजा कितना कर रहा है, 4 गुना, तो 4x कर देंगे। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16x², यानी 16 गुना वर्ग का प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो अगर वर्ग की भुजा को 4 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 16 गुना, ठीक है। दूसरा, एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकालिए जबकि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हो। तो प्रश्न दूसरा, 5 का दूसरा, प्रश्न 5 का दूसरा। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकालना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकालना है, ठीक है। तो लंबाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 25/100 कर देंगे। तो 25 चौक 100, यानी कितना हो गया, 1/4 मीटर। 25 चौके 100 कट जाता है, यानी 1/4 मीटर हो गया। आयत की लंबाई कितना हो गया, 1/4 मीटर, यानी 25 सेंटीमीटर को हम कह सकते हैं 1/4 मीटर। और चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो इसको भी मीटर में बदल लेंगे तो 18/100 मीटर हो जाएगा। 18/100 मीटर, 2 से कट रहा है, 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, 2 से 50 बार में 100, यानी 2 गुना 50, 100, 2 नंबर 18, कितना आ गया, 9/50 मीटर, यानी 18 सेंटीमीटर को हम कह सकते हैं 9/50 मीटर, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का लंबाई क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना आया, 1/4 मीटर गुना 9/50 मीटर, 1/4 मीटर गुना 9/50 मीटर। तो देखिए 9 गुना 1 9, और 50 चौक 200, यानी 9/200, 9/200 मीटर गुना मीटर को लिख सकते हैं वर्ग मीटर, ठीक है। मीटर गुना मीटर को क्या लिख सकते हैं, वर्ग मीटर। तो 9/200, तो 200 से 9 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 200 भागा 9, यानी 9 भागा 200, तो 200 से 9 में भाग देंगे तो 9 नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे तो 90 हो गया, फिर 90 भी नहीं लगेगा 200 से तो एक शून्य देंगे तो 900 हो जाएगा, ठीक है। तो दशमलव शून्य, और दशमलव को पहले शून्य दिया जाता है तो 0.0। अब 200 से 4 बार में लगाएंगे, 200 चौके 800, 200 चौके 800, 100 बचा। अब दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य दे सकते हैं तो 200 बचे 1000, कितना आ गया, 0.045। तो 0.045, तो लिख देंगे यहाँ पे 0.045
वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकालना था, ठीक है, तो इस तरह निकाल लेंगे। प्रश्न 6 का पहला, एक वर्ग की परिमिति 96 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो प्रश्न 6 का पहला, वर्ग की परिमिति बराबर कितना दिया हुआ है, 96 सेंटीमीटर। तो वर्ग की परिमिति 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वर्ग की परिमिति का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, क्योंकि वर्ग में 4 भुजा होता है और चारों भुजा क्या होता है, बराबर। तो 4 गुना भुजा बराबर 96 लिख लेंगे, ठीक है। 4 गुना भुजा बराबर 96, अतः भुजा बराबर हो जाएगा, तो 96/4, तो 4 से 96 को काट देंगे, 4 दूना 8, एक इधर गया तो 16, 4 चौक 16, यानी 24। भुजा कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो परिमिति सेंटीमीटर में है तो भुजा भी सेंटीमीटर में आएगा। तो वर्ग की परिमिति 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो भुजा कितना हो जाएगा, तो वर्ग की परिमिति का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, तो भुजा बराबर 4, देखिए गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 96/4, जो कि हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो भुजा निकल गया है, अब हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो भुजा कितना आया है, 24 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 24 सेंटीमीटर का वर्ग। तो 24 सेंटीमीटर का वर्ग यानी 24 का वर्ग, तो 24 गुना 24, तो 24 का वर्ग यानी 24 का वर्ग कर रहा है, तो 24 गुना 24 कर देंगे, तो 24 चौक 96, 24 दूना 48, 6 9 8 17, 4 1 5, यानी 576, 576, 24 का वर्ग हो गया 576, और सेंटीमीटर का वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 576 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग की परिमिति 96 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो पहले भुजा निकाल लेंगे और उसके बाद क्षेत्रफल निकाल लेंगे। प्रश्न 6 का 2, निम्नलिखित आंकड़ों को विन्यस्त रूप में लिखिए। तो निम्नलिखित आंकड़ों को विन्यस्त रूप में लिखना है, तो 11 21 30, 11 14 21, 11 12 15 14 16 30 12 15 14। तो देखिए यहाँ पे कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई सजाया हुआ नहीं है, ठीक है, ना ही बढ़ते क्रम में इसको सजाया हुआ है, ना ही घटते क्रम में, यानी ना ही आरोही क्रम में है और ना ही अवरोही क्रम में, ठीक है। तो विन्यस्त रूप में लिखना होता है, तो विन्यस्त रूप में इसको कैसे लिखेंगे, इसको या तो अवरोही क्रम में सजा दें या आरोही क्रम में, यानी या तो बढ़ते क्रम में सजा दें या घटते क्रम में, ठीक है। तो उसी को विन्यस्त रूप कहते हैं। तो सबसे छोटा देखिए, इसको आरोही क्रम में ही सजा देते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा यहाँ पे 11 है, तो 11 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 11 के बाद है 12, तो उसके बाद 12 लिख लेंगे, 12 के बाद है 14, तो 14 लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको सजाएंगे। तो प्रश्न
6 का 2, तो लिखेंगे आंकड़ों का विन्यस्त रूप, आंकड़ों का विन्यस्त रूप क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले 11 लिख लेंगे, कॉमा 11 देखिए 3 बार है, 11 जो है 3 बार है, 1 2 3, ठीक है। और 12 2 बार है, 12 12। फिर 14, 14 यहाँ भी है, 14 यहाँ पे भी है, और 14 यहाँ पे भी 3 बार है। फिर 15 1 बार 2 बार। फिर 16, 16 एक ही बार है। 21 1 बार 2 बार। और 30, फिर 30 भी 2 बार है। तो 11 11 11, 11 11 11, 12 12। फिर 14 14 14। फिर 15 15। फिर है 16। फिर है 21 21। फिर है 30 और 30। तो देखिए ये है आंकड़ों का विन्यस्त रूप। यानी देखिए अब ये पता लग रहा है कि 11 कितना है, 12 कितना है, 14 कितना बार रिपीट हो रहा है, 12 कितना बार रिपीट हो रहा है, यानी 12 की बारंबारता क्या है, 11 की बारंबारता क्या है, 15 की बारंबारता क्या है। इस तरह से ये आसानी से पता लग रहा है, ठीक है। और अगर आंकड़ों का अगर इसको विन्यस्त रूप में नहीं लिखते तो पता ही नहीं लगता कि कौन कितना बार है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए कितना आसानी से ये पता चल रहा है कि 11 3 बार, 12 2 बार, 14 3 बार है, 15 2 बार, 16 1 बार, 21 2 बार और 30 2 बार, ठीक है। तो यही आंकड़ों का विन्यस्त रूप होता है। यानी इसको या तो आरोही क्रम में सजा दें या अवरोही क्रम में, तो ज़्यादा ये आरोही क्रम में ही सजता है, ठीक है। देखिए छोटा से बड़ा। प्रश्न 7, निम्नलिखित आंकड़ों को बारंबारता वितरण सारणी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न 7 में जो दिया हुआ है आंकड़ा, इसको पहले विन्यस्त रूप में लिख लेंगे। देखिए पता नहीं चल रहा है कि कौन कितना बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यानी 12 कितना है, 12 कितना बार इसमें आ रहा है, ये देखिए पता नहीं चल रहा है। तो जब तक इसको विन्यस्त रूप में नहीं लिखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो पहले इस आंकड़ा को विन्यस्त रूप में लिख लेंगे। तो प्रश्न 7 लिखेंगे आंकड़ों का विन्यस्त रूप। तो सबसे छोटा यहाँ पे 12 है, तो 12 लिखेंगे। 12 कितना बार आया है, देखिए 12 जो है 6 बार आया है, ठीक है। इसको गिन करके लिख लेना है पहले, 12 12 12 12। उसके बाद है 15। तो 15 कितना बार है, 15 है 2 बार। उसके बाद है 16। तो 16 कितना बार है, 16 है 6 बार है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 18। तो 18 कितना बार है, 3 बार। बीस, अब 20 लिख लेंगे। तो 20 कितना बार है,
20 है, 1 2 3 1 4। उसके बाद है 22, 22 है 2 बार। उसके बाद है 25, तो 25 है 2 बार। उसके बाद है 27, 27 है 3 बार। उसके बाद है 30, तो 30 है 2 बार। तो इस तरह से पहले आंकड़ों का विन्यस्त रूप लिख लेंगे। देखिए अब आसानी से पता चल रहा है कि 12 कितना बार आ रहा है, इसमें है 15 कितना है, 16 कितना है, यानी 12 का बारंबारता कितना है, 16 का बारंबारता कितना है, 15 का बारंबारता कितना है। तो जितना बार होगा उतना ही उसका बारंबारता लिखेंगे। तो आंकड़ों का विन्यस्त रूप इस तरह लिख लेंगे। अब क्या कह रहा है कि बारंबारता वितरण सारणी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब लिखेंगे बारंबारता वितरण, बारंबारता वितरण सारणी है, तो बारंबारता वितरण सारणी है। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, बारंबारता वितरण सारणी। तो स्केल लेंगे और इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। इस तरह से एक लाइन पहले खींच लेंगे। उसके बाद तो इस तरह से पहले देखिए बना लेंगे इसको। इसके बाद स्केल से इस तरह कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आंकड़ा। क्या लिखेंगे, आंकड़ा। आंकड़ा, यहाँ पे आंकड़ा लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मिलान चिन्ह, मिलान, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। तो आंकड़ा, मिलान चिन्ह और बारंबारता। तो कितना है देखिए, 12 एक में आ जाएगा तो एक हो गया 12 पूरा, फिर 12 15 16 18 20 22 25 27 30। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 घर इसमें बना देंगे, ठीक है। इसमें 9 घर बनाएंगे। तो 9 घर बनाएंगे इसमें। एक हो गया, दो, तीन, तीन, चार, छ, माफ कीजिए 5, 1 2 3 4 5 घर हुआ।
6 7 8 1 9। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 12। सबसे पहले कौन है? 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 12। उसके बाद है 15, तो 15 लिख लेंगे। उसके बाद है 16, तो 16 लिख लेंगे। उसके बाद है 18, तो 18 लिख लेंगे। उसके बाद है 20, उसके बाद है 22, उसके बाद है 25, उसके बाद है 27 और उसके बाद है 30। ठीक है, तो 12 15 16 18 20। तो 12 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है, तो 6 हो जाएगा इसका बारंबारता। 12 का 6 हो जाएगा। 15 कितना बार है? 1 2, तो 2 लिखेंगे। उसी तरह 16 है 1 2 3 4 5 6, 6 है। देखिए 16 है 1 2 3 4 5 6, 18 है 1 2 3, 3 बार। 20 है 1 2 3 4, 22 है 2 बार, 25 2 बार, 27 3 बार, 30 2 बार। तो सबको लिख देंगे अब। तो 18 है 3, 20 है 4, 22 है 2, 25 है 2, 27 है 3 और 30 है 2। तो इस तरह बारंबारता लिख लेंगे। देखिए बारंबारता इस तरह लिख लेंगे। 12 6 बार आया है, 15 2 बार, 16 6 बार, 18 3 बार, 20 4 बार, 22 2 बार, 25 2 बार, 27 3 बार और 30 2 बार। तो मिलान चिन्ह अब लिखेंगे। तो मिलान चिन्ह जो बारंबारता है, उसी बारंबारता कितना है? 6 है, तो यहाँ पे 6 का मिलान चिन्ह बना लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 बार इस तरह से रेखा बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ काट लेंगे, तो ये हो गया 5 5 1 6। तो 4 रेखा बना करके इस तरह से इसको कर लेंगे, तो 5 हो गया। और एक और रेखा बना देंगे तो 6 हो गया। तो बारंबारता 6 है, तो मिलान चिन्ह इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए 2 है यहाँ पे बारंबारता, तो बस यहाँ पे 1 और 1 2। ठीक है, तो दो रेखा बस बना देंगे, तो हो गया मिलान चिन्ह इस तरह से। 2 का 6 है, तो फिर से 1 2 3 4, ये 4 हो गया। इस तरह कर दिए तो 5 हो गया और एक और 6, 6 का इस तरह से मिलान चिन्ह बना देंगे। यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3। अब है 4, तो 1 2 3 4। फिर है 2, तो 1 2। फिर 2 है, तो 1 2। फिर 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3। यहाँ पे 2 है, तो 1 2। और यहाँ पे लिखेंगे कुल। तो कुल कितना है, जोड़ देंगे इसको। 6 2 8, 8 6 14, 14 3 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 2 25, 25 3 28, 28 2 30। तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। ठीक है, इसको जोड़ देंगे बारंबारता को। तो कुल कितना है? 30 है, यानी आंकड़ा जो है 30 है। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से गिनेंगे तो 30 है, 30 बार आएगा, यानी 30 आंकड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे।